नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को और भी मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा आज का विषय है मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा हुआ। आखिर क्या है मोटर व्हीकल एक्ट, क्या कहता है इससे जुड़ा कानून, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप भी इस कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ निःशुल्क जुड़कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित कानून, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके सामने और भी किसी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन साहब, जो कानून से संबंधित आपकी जो जानकारी है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, पुख्ता करने का काम करेंगे। बहुत स्वागत है विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि मोटर व्हीकल एक्ट आज हमारा विषय है, लेकिन तमाम कानून से संबंधित अगर समस्याएं होती उससे जुड़े भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले ये दर्शकों को बताइए कि ये कानून क्या कुछ कहता है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट एक कंप्लीट स्कीम है जिसके तहत अगर किसी भी आदमी के एक्सीडेंट होता है तो उसको किस लेवल तक का कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और वो ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है, वेरियस टाइप्स के जो फाइन्स है, जो ऑफेंसेस कमिट करता है ड्यूरिंग ड्राइविंग या ऑन रोड, तो वो सारी स्कीम्स प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ परमिट कैसे लिया जाए, हैवी मोटर व्हीकल को कैसे परमिट दिया जाए, लाइट मोटर व्हीकल को कैसे परमिट दिया जाए, लाइसेंसेस कैसे मिले। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एक कंप्लीट कोड है, एक कंप्लीट स्कीम है जिसके तहत रोड पे, ऑन रोड और ऑफ रोड जितने सेफ्टी मेजर्स हैं और जितने ऑफेंसेस हैं वो सब मोटर व्हीकल एक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के पहले के प्रोविजंस तो आप उसमें देखेंगे कि लाइसेंसेस कैसे दिए जाते हैं। 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही लाइसेंस दिया जाएगा और उसमें व्हीकल का जो प्रोविजन है 50 सीसी से ऊपर होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि अगर कोई आदमी 50 सीसी से कम की मोटर व्हीकल यूज कर रहा है तो 16 साल की लिमिट है। 16 साल से ऊपर के व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऐसे करके काफी प्रोविजंस मोटर व्हीकल एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कहाँ क्लेम करे कंपनसेशन के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 168 का प्रावधान है। क्लेम्स ट्राइब्यूनल बने हुए हैं जहां पे आदमी एप्लीकेशन दे सकता है और कंपनसेशन मांग सकता है। तो चले एक सीक्वेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि ताकि जो हमारे आम दर्शक हैं वो भी समझ पाएं कि आखिर किस तरह से अगर ये कानूनी समस्या आपके सामने आती है तो उससे आप बचाव कर सकते हैं। नियमों की अनदेखी करना, अक्सर देखते हैं कि लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि इससे वो कानूनी तौर पर बचने में सक्षम होंगे, लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती तब शायद उन्हें ये पता चलता है कि कानून तोड़ना कितना महंगा साबित हो सकता है। क्या कहता है ये कानून की अगर नियम कायदे अगर तोड़े जाते हैं तो कितना हर्जाना भरना पड़ सकता है? देखिए, जैसे अलग अलग ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब्ड है मोटर व्हीकल एक्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी को इंश्योरेंस लेना कंपलसरी हर गाड़ी के लिए, सेक्शन 146 इसमें क्लियर है कि हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर किसी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो सेक्शन 196 में ऑफेंस है, उसके लिए 5,000 रुपए का फाइन प्रिस्क्राइब्ड है। सेकेंड है, जैसे कोई आदमी ड्रंक ड्राइविंग करता है तो उस केस में क्या कहते हैं, आपका
सेक्शन 185 है जिसमें वो ऑफेंस है और उसके लिए फाइन प्रिस्क्राइब्ड है 6 मंथ्स का और 2000 रुपीज का। और ब्रेथ एनालिसिस, जैसे आप देखेंगे पुलिस वाले लोगों को हैरेस करते हैं, उनको लोगों को उनसे वो बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, पर ये लोगों को नहीं पता है कि सेक्शन 203 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में पुलिस आपको, अगर उनको शक है कि आप ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं और आप 30 mg से ऊपर की आपने अगर लिमिट आपने क्रॉस की है तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपका ब्रेथ एनालिसिस करके आपको लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस है। अगर कोई आदमी रेसिंग कर रहा है तो वो ऑफेंस है, 1 महीने की सजा है। तो ये सारी अलग अलग आप नियमों की अनदेखी करते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं, आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं। पहले एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ कुसुम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। कुसुम जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कानून संबंधी समस्याओं को हमारे सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है, कोई रास्ता अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ विष्णु शंकर जैन साहब बने हुए हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपके सवालों का जवाब वो देंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट की अगर हम अनदेखी करते हैं, ये कानून क्या है सबसे पहले, और नियमों की अगर अनदेखी की जाती है तो कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप हिट एंड रन की बात कर रहे थे। जैसे मैं हिट एंड रन केस की बात कर रहा था, तो हिट एंड रन केस में सेक्शन 161 में ये ऑफेंस है। और अगर कोई आदमी किसी आदमी को मार के चला जाता है और हिट एंड रन का केस हो जाता है, तो उसमें अब जो नया अमेंडमेंट आ गया है वो बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाला है। तो उसमें अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसमें 10 लाख का कंपनसेशन प्रोवाइडेड है। अगर किसी आदमी को उसमें परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो 5 लाख का कंपनसेशन प्रोवाइडेड है। और जो आदमी ने हिट एंड रन किया उसके लिए 10 साल की सजा है। इन केस ऑफ डेथ, गैर इरादतन हत्या, जो आपने देखा होगा सलमान खान के केस में भी अप्लाई किया गया है। तो अब जो नया अमेंडमेंट आया है उससे लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, अराउंड 66 सेक्शंस है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के, जिसको एक्सटेंसिवली अमेंड किया गया है और नई स्कीम लाई गई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, पुलिस कमिश्नर्स, इन सब ने बैठ के लेजिस्लेचर को मदद की है और एक ऐसा कानून लाया है जो आज के मौजूदा दौर में बिल्कुल। और भी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज के बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। उन्नाव से राजीव शुक्ला जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? एक प्रॉपर्टी का है कि हमारी ससुराल की प्रॉपर्टी थी, उसमें जो है हमारे ससुर 2 भाई थे। तो भाइयों में आपस में समझौता, अपने अपने नाम जमीन हो गए। अनरजिस्टर वसीयत जो है दूसरे भाई ने बनवा ली थी। तो उसमें जो है कंप्रोमाइज, बाद में केस हुआ तो कंप्रोमाइज हो गया, अपने नाम जो है जमीन आ गई 10 साल 15 साल पहले। अब उस केस को पुनः फाइल उनके लड़के कर रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या उनकी बात नहीं होगी? विष्णु जी, क्या कानूनन उपाय इनके पास बचता है? देखिए, पहली बात तो मैं इनका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जमीन किसके नाम पे थी। प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद है, इनके ससुर के नाम पर प्रॉपर्टी थी, वो 2 भाई हैं और उसी बात को लेकर ये विवाद चल रहा है। तो उसमें इनका क्या इंटरेस्ट है, ये क्या चाहते हैं, ये बात बता नहीं रहे हैं। ये इस बात को क्लैरिफाई करें। राजीव शुक्ला जी, क्या चाहते हैं आप? ये एक भाई के लड़कियां थी, एक भाई के लड़के थे। तो लड़कियों के जो है ऑब्जेक्शन होना चाहिए, अपने नाती के नाम कर दिया है। तो नहीं, हमारा जो है दाखिल। हमारा सवाल आपसे है कि आप क्या चाहते हैं? वो हमारे पक्ष में रजिस्टर वसीयत कर रहे थे हमारे ससुर लड़के के। उसी में जानकारी दे रहे थे कि ऑब्जेक्शन उनका फाइल कोर्ट यहाँ तहसील के जो है वो जब रिजेक्ट होने का उसी कागज को बार लगा देते हैं। जहाँ तक मैं इनका सवाल समझ पा रहा हूँ विष्णु शंकर जी के वसीयत शायद इनके नाम पर कर गए हैं इनके ससुर साहब, और उनके जो दूसरे भाई हैं उनकी तरफ से शायद इसको लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ रास्ता मेरे हिसाब से तो इनको कंप्लीट पेपर्स इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को भेजने चाहिए और आपकी टीम इसको एग्जामिन करे। पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर वसीयत इनके नाम पे है और
जितनी बातें बता पा रहे हैं, और इनके भाई ने क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो पहली बात अगर वसीयत इनके नाम पे, तो इनके भाई उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री है वो उसको चैलेंज कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये नेसेसरी पार्टी थे और इनको सूट में इंप्लीड नहीं किया गया है, और उसको उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री को क्वैश करा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो उपाय बताया है विष्णु शंकर जैन साहब ने, अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपको थोड़ी ओपिनियन राहत मिल सकती है। बाकी आप अपनी डिटेल्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इसके अलावा जो फ़ोन नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मुरादाबाद से एक और कॉलर हमारे साथ विनीत जी जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कानून संबंधी अपने समस्याओं का निदान चाहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी है, कोई कानूनी समस्या है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी लीगल हेल्पलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो विषय है मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा हुआ, और उसकी बारीकी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, कानून का उल्लंघन करना कितना महंगा आपके लिए साबित हो सकता है। हम हिट एंड रन की बात कर रहे थे कि आपने कहा कि हिट एंड रन केस, जिससे सलमान खान मामला जो सामने आया था, उसके बाद लोगों को पता चला कि आखिर ये केस होता क्या है, ज़्यादातर आम लोगों को। आप इसमें क्या आप देखते हैं कि किस तरह का प्रावधान है, और किस? देखिए, हिट एंड रन में ये प्रोविजन है कि कोई भी आदमी जो सड़क पे है या जो एक चल रहा है और उसको कोई भी गाड़ी मार के जाती है, तो पहली बात तो है जो पुलिस प्रशासन है, जो आरटीओ है, जो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसीज हैं, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी। इन केस अगर वो आदमी नहीं मिल पाता है जिसने चोट पहुंचाई है या जिसकी वजह से डेथ हुई है, तो उस केस में केंद्र सरकार की स्कीम है, जो आपने ट्रैफिक पॉलिसी की बात की, उस हिसाब से वो उनको 5 लाख या 10 लाख का कंपनसेशन देंगी। पर साथ ही साथ इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आप देखेंगे हिट एंड रन के केस में सेक्शन 304A भी अट्रैक्ट होता है, जो है गैर इरादतन हत्या, जो कि सलमान खान के केस में अट्रैक्ट हुआ था। तो गाड़ी चलाते समय हमें ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रैफिक पॉलिसीज और ट्रैफिक नियम है उसका हम पालन करें। अगर कोई आदमी रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई आदमी डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, कोई आदमी ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है, कोई आदमी रेसिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ऑफेंस है। और आपको ये भी अपने दर्शकों में आपको बताना चाहता हूं कि ब्रेथ एनालिसिस का एक प्रोविजन है सेक्शन 203 के तहत, अगर कोई आदमी ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है तो पुलिस की उस समय ड्यूटी है कि वो उनका ब्रेथ टेस्ट करें और वो उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, पहले एक दर्शक ले लेते हैं। धरवीर जी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। धरवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी, मैं धर्मेश सिंह बोल रहा हूँ सर। जी, सवाल कीजिए। सर, मेरा जो है मेरे जमीन का विवाद है। हेलो जी, सवाल कीजिए धर्मवीर जी। ये जमीन का विवाद है सर। ये मैंने मेरे को पट्टा किया गया था जमीन का जो है, तो उसमें सर मेरा जो है वो नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं वो जो तहसील वाले। आज मैं 15 साल से परेशान हूँ, जबकि के हाई कोर्ट तक जो मैं जा चुका हूँ, उन्होंने आदेश कर दिया है एसडीएम वगैरह को, लेकिन तहसीलदार जो मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, उसे मतलब जमीन को चढ़ा नहीं रहे। विष्णु जी, अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। जैसे कि ये बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने इनके लिए आदेश पास किया है कि जमीन इनके नाम पे पट्टे पे लिखी जाए, और उसके बाद भी जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो नहीं लिख रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं और एक कंटेम्प्ट याचिका हाईकोर्ट के सामने डाल सकते हैं अवमानना की, और ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, और मेरे हिसाब से हाईकोर्ट उसमें तुरंत संज्ञान लेगी और कंटेम्प्ट नोटिस जारी करेगी। इसके अलावा इनको ये भी चाहिए कि अपने जितने पेपर्स हैं, अगर जो जैसे बता रहे हैं कि पट्टा इनके नाम पे किया गया, पर क्या उसमें पेचीदगियां हैं वो सारे पेपर्स और सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद पता चलेगा। पर जहां तक अभी की बात है, ये कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि धरवीर जी जो रास्ता आपको विष्णु जी की तरफ से सुझाया गया उस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अगर आपके जहन में भी किसी तरह का कोई कानूनी सवाल चल रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक जालौन से मुन्ना लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना लाल जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, हमारा सवाल जी। हाँ सर, हमारे पिताजी थाना सिकंदराबाद में मास्टर थे,
तो अब लेकिन ना हमारी मम्मी को पेंशन मिली अभी तक, और ना अभी तक कोनो हिसाब किताब भाव हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा था, और पेंशन हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। विष्णु जी, ये शिक्षा महकमे से जुड़ा हुआ मसला है, बता रहे पेंशन नहीं मिल पा रही है और लगातार इस मामले को लेकर अधिकारियों के भी चक्कर काटे गए, वहां से भी दिक्कत हो रही है। अब ये मामला हाई कोर्ट में। अगर इनको तो सबसे पहले ये चाहिए था कि इन्हें एक प्रत्यावेदन देना चाहिए था, जितने भी अधिकारी हैं जो इनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, उसमें डिटेल्ड कैटेगोरिकल अपने सारी बातें कहनी चाहिए थी कि इनका पेंशन के लिए क्या हक बनता है और क्या अड़चन आ रही, पेंशन इनको क्यों नहीं मिल रही है। और अभी हाईकोर्ट में अपना मामला इनका अगर पेंडिंग है तो सब जुडिस मैटर है, तो अभी इनके वकील देखेंगे। अगर इनको वकील से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या हाईकोर्ट इनका मैटर नहीं सुन रही है तो ये एक एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर अर्ली हियरिंग, और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनका केस जल्द से जल्द सुना जाए। पर जहां तक अभी मेरे देखने में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम बता नहीं रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है। अगर हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है तो हाईकोर्ट एडजुडिकेट करेगी और फिर फैसला देगी, उसके बाद ही कोई देखी जा सकती बात कि उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है कि नहीं करनी है। पर अभी इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये अगर ये बात खुल के बताएं तो एक लीगल एडवाइस देना ज्यादा पॉसिबल होगा। जी, आप अपनी बात खुलकर रखिए। हाँ बता रहा सर जी। हाँ सर, हमें प्रॉब्लम ये है, हाँ प्रॉब्लम हमारी ये है सर कि हमारी 17 जून तारीख लगी थी, 17 जून से अब तक नेट पे नंबर आउट, तो 17 जून से नंबर नहीं आ रहा। वकील से बात करा तो लग जाएगा नंबर को पता लग रहा हो क्या हमारे केस में हो रहा होगा। जी समझ गए। इसको इनको बेसिकली चाहिए कि अपने वकील को रिक्वेस्ट करें कि कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग, और उस पे कोर्ट एक फैसला लेगी कि इनका केस कब सुना जाएगा। और अगर कोर्ट उसके बाद भी इनको कोई अर्ली डेट नहीं देती है तो ये सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनका केस जल्दी से जल्दी सुना जाए। यही एक वाया मीडिया है, यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा इनके खिलाफ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मुन्नालाल जी जो आपको रास्ता बताया गया, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर समाधान जरूर मिलेगा। गाजीपुर से एक और कॉलर अनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ जी सर, ये बताइए जो गाजीपुर गन्ना मिल जो बंद पड़ी है इस टाइम, उसमें हमारा करोड़ के हिसाब से पैसा पड़ा, फिर जो मंत्री लोग है वो हमारी सुनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और केसों पे केस डाल रहे हैं। हमारे किसानों को तो गन्ने का पैसा फंसा हुआ, हमने गन्ना फेंका, हमें तो पेमेंट मिल जानी चाहिए थी। अब वो 2011-12 तक हमारा पैसा रुका पड़ा है, पर उसमें कोई नेता कुछ कर रहा है, न कोई मंत्री कर रहा है। सब एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। विष्णु जी, गन्ना किसानों की हकीकत से सभी वाकिफ हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात की जाए तो उनके सामने ये बड़ी दिक्कत। इस हकीकत से मैं भी वाकिफ हूँ, तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या इन्होंने आज तक कोई भी अधिकारी को या मंत्री को अपना प्रत्यावेदन दिया अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखते हुए, और अगर दिया है तो उस पर क्या एक्शन लिया गया आज तक? लिखित में इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, मैं इनसे पूछना। अनीता जी, हाँ जी, लिखित में आपके पास क्या कुछ दस्तावेज अब तक हैं? हाँ जी सर, ये जो अभी पीछे झाड़ू वो आई थी ना, जो बनी थी, तो उनके पास भी हमने सारे दस्तावेज और लिखित में जितना भी प्रूफ है उनको दिया था, और वो कुछ दिन ये हंगामा हुआ था, फिर उसके बाद पता नहीं उनको भी पैसा मिल गया, वो भी चुप होके बैठ गए। विष्णु जी, नहीं, आपने आज तक क्या कोई प्रत्यावेदन दिया अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखते हुए अधिकारियों को और मंत्री को, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं? क्या आपने एक प्रत्यावेदन या रिप्रेजेंटेशन उनको दिया कि आपका पेमेंट आपको रिलीज कराया जाए? हाँ जी, हमने एसडीएम से भी बात करी थी, उन्होंने ये कहा। नहीं, बात नहीं, आपने क्या लिखित में उनको कोई प्रत्यावेदन दिया कि नहीं? सर, वो उन्होंने मुझे ये कह के टाल दिया कि तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको ये चाहिए कि आप अपनी जितनी डिमांड्स हैं, आपको जो अपना पेमेंट चाहिए उसके लिए लिखित में जो आपका राइट बनता है वो लिखित में उनको एक प्रत्यावेदन दें, और उस प्रत्यावेदन के बाद अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी वो इलीगैलिटीज कर रहे हैं वो सारी बातें आप कैटेगोरिकल करके लिखित में रिप्रेजेंटेशन बना के अधिकारियों को और कंसर्न ऑफिशियल्स को और मंत्री को और जो प्रमुख सचिव है उस डिपार्टमेंट का उसको दें।
चलिए, उम्मीद करते हैं अनीता जी, जो विष्णु जी ने आपको रास्ता बताया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके सामने भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के। हमने ड्रंक एंड ड्राइव की बात कर दी, रेसिंग का भी जिक्र कर लेते हैं कि आजकल रफ्तार के जो शौकीन हैं वो अपनी जान को जोखिम में तो डालते ही हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। उसको लेकर कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, सेक्शन 189 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, उसके तहत अगर कोई आदमी रेसिंग करता है बिना परमिशन के स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो ऑफेंस है, उसके लिए 1 महीने की सजा और 500 रुपए फाइन है। और साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे कि आजकल जितने केसेस हो रहे हैं, जिसमें जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो बेसिकली जो मैं रोजमर्रा में अपने एक लीगल जीवन में देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ वो रेसिंग की वजह से होते हैं। और जितने लोग आज अपाहिज हो रहे हैं, डेथ हो रही है, मोस्टली रेसिंग की वजह से हो रही है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, सेक्शन 166 में इस समय जो मोटर व्हीकल एक्ट में क्लेम्स ट्राइब्यूनल है, केसेस आर फ्लडेड, कोर्ट में केसेस भरे हुए हैं जो रेसिंग के केसेस में डेथ और एक्सीडेंट के हजार और तमाम केसेस इस समय कोर्ट के सामने हैं। तो इसलिए सेक्शन 189 पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है कि उसको इमीडिएटली विद आयरन हैंड इंप्लीमेंट करें, और जो भी आदमी जो रेसिंग कर रहा है बिना परमिशन के स्टेट गवर्नमेंट के, उनको अरेस्ट करें और उनके खिलाफ चालान काटें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ओवरलोडिंग भी एक बड़ी समस्या है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कानून काम करता है। ओवरलोडिंग की अगर बात की जाती है तो कई बार ये ओवरलोडिंग जानलेवा साबित होती है लोगों के लिए। देखिए, ओवरलोडिंग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक ऑफेंस है, और उसमें प्रावधान ये है कि जितना भी वेट जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ऊपर हो रहा है, उतने वेट पे पर किलो उन पे पेनल्टी लगेगी। और क्या कहते हैं, जो भी आदमी ड्राइवर है उसको भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ओवरलोडिंग के लिए हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। पर प्रॉब्लम यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कारगर मैकेनिज्म नहीं है। जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो ओवरलोडेड ट्रक्स को हमारे सामने जो हम लोग देखते हैं रोज पास होने देती हैं और उनके खिलाफ चालान नहीं काटती हैं। तो एक एक्चुअली हमें ये चाहिए कि एक सुपरवाइजरी बॉडी, जो अभी नया अमेंडमेंट आया उसमें वो चीज नहीं है। हमें ये चाहिए कि एक सुपरवाइजरी बॉडी बैठे इन आरटीओस के ऊपर और जितने पुलिस ऑफिसर्स उनके ऊपर, जो ये देखें, या कैमरास लगाए जाए रोड पे, कैमरास लगाए। यानी आपको लगता है कि मॉनिटरिंग किया जाना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी कहीं है, जाकर इस पर लगाम, क्योंकि ओवरलोडिंग ट्रक रोज पास हो रहे हैं बिना कोई चालान के। और इसका सबसे कारगर मैकेनिज्म ये है, जो नए अमेंडमेंट में भी नहीं है, कि कैमरा लगाना जाना चाहिए हर हाईवे पे, और एक रूट तय होना चाहिए, एक चेन तय होनी चाहिए जहां से ओवरलोडिंग ट्रक जाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। दरअसल हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कानून संबंधी जो भी समस्या अगर आपके सामने है तो उसका निस्तारण किस तरह से किया जाए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान हम आपके साथ खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और आज हमारा विषय था मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा हुआ। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन एपी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।